So a very good afternoon everyone. We are going to continue with your chapter number 5. Last class we have discussed about what? Tell me. What we discuss about? Planning Commission and 5-year plans. The last 5-year plan was which 5-year plan? The number 12th. Date बताओ 2012 से 2017. बट क्या वो मतलब एग्जीक्यूट हो पाया प्रॉपर्ली? बीच में कौन आ गया था? हाँ 2014-15 के बीच में आ गया था नीति आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन गॉट स्क्रैप्ड एंड वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश प्रोजेक्ट, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक प्रोजेक्ट था which was formulated by the government recently in the year 2017-18 to connect two main rivers between UP and MP. Very good. What was the name of that project? Ken Betwa project. दोनों क्या चीज का नाम है? नदी का नाम है, रिवर का नाम है. एक जगह पानी सरप्लस है, एक जगह पानी स्कार्स था, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया गया ताकि जो है बैलेंस हो जाए. ठीक है, इरिगेशन वगैरह प्रोवाइड कर सके. सो दैट वाज कॉल्ड एज केन बेटवा प्रोजेक्ट. ठीक है, फिर अब इसके बाद आप मेरे को बताओगे इन विच 5-year प्लान 3 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ द 5-year प्लान. 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म समझ गए? तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. 8th 5-year प्लान which was also called as Rao Manmohan model, because the Prime Minister was P.V. Narasimha Rao and Finance Minister was Dr. Manmohan Singh. The first 5-year plan focused on what? Agriculture. It was based on which model? Herod-Domar model. Second 5-year plan was based on which model? Mahalanobis model. Second 5-year plan का डेट बताओ. Yes, 51 to 56 फर्स्ट था, ये 56 से 61. 3 एनुअल प्लान कब से कब तक बोला गया? प्लानिंग हॉलिडे 66 से 69. ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. 1966 से 69. 3-year annual plan, also called as planning holiday. Government of India declared no new plans will be formulated. Why? Because the third 5-year plan was a failure. Why? Because of prolonged period of drought, Indo-Pak war, Chinese aggression. We were facing shortage of food grain, और that marked the beginning of green revolution. और 4th year plan में हमने fully उसको implement किया, which incorporated the use of HYV seed, high yielding variety seed, use of modern implement, irrigation and pesticides and insecticides, fertilizers. Green revolution is also called as dash. Wheat revolution. Wheat revolution was introduced in 2 crops, Mexican wheat and dwarf rice. Who is the apex bank for agricultural credit? NABARD. NABARD का full form National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is also giving finance facility to which bank? RRB. मैंने बोला था एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 2 बैंक, एक NABARD और एक RRB. ये लिखवाया नहीं था बट बोला था, रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, तो NABARD लोन वगैरह डायरेक्टली फार्मर को तो देता ही है, और उन बैंक को भी देता है जो फार्मर को लोन देते हैं, और वो बैंक कौन है? छोटे छोटे RRB. RRB का फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, चलो अब हेडिंग दो अपने कॉपी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. अच्छा, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है. हम लोग पुराने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बात कर रहे हैं. जैसे ये जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी वगैरह था, ये सब पुराना ही तो था. 12 5-year प्लान. करंट का बात हो रहा है कि पुराना? हिस्ट्री पता होना चाहिए ना इंडिया का. अब वैसे ये भी हिस्ट्री का बात कर रहा है कि हम लोग जैसे हम लोग क्या बोले, ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 5-year प्लान्स बनाते थे. सिर्फ इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या किए? इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाले. क्या निकाले? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो मेनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इन द ईयर 1948. Next was in the year 1956. Then we found it in the year 1951. इस तरह से करके हम लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाला, और हर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अपना खुद का क्या था? ऑब्जेक्टिव. तो हेडिंग क्या थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सबसे पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, आईपीआर. आईपीआर का फुल फॉर्म, आईपीएल नहीं बोला, आईपीआर, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन.
1948. Point number 1, IPR 1948, Industry Policy Resolution 1948. IPR 1948 लिखा. IPR का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन. ब्रैकेट में लिखोगे 6th of April 1948. Why was these policies formulated? अरे नाम से समझ में आ रहा है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, for industrial development in India, because India was only focusing on agriculture after independence. We also needed to focus on industrialization. So that is why industrial policy were formulated. अब ये जितने भी पॉलिसीज थे ना, ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते थे कि कौन सा इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, कौन सा इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा, कौन सा इंडस्ट्री कंबाइनली ओन्ड रहेगा. तो ये जो पहला पॉलिसी आया ना आईपीआर 1948, ये क्या बोला कि 2-3 इंडस्ट्री ऐसा है ना जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का मोनोपोली रहने वाला है, इसमें कभी भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने वाले नहीं हैं. तो वो हो गया मेरे कंट्री का स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. क्या हो गया बताओ? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. और आपको इसका आंसर पता है, जो अभी भी गवर्नमेंट का मोनोपोली है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, डिफेंस, आर्म्स एम्यूनेशन. यहां प्राइवेट सेक्टर है क्या? नहीं. रेलवे में अभी अलाउड किया है ऑफ लेट. ये सारे इंडस्ट्रीज ऑलवेज हैव बीन एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मोनोपोली है गवर्नमेंट का. किसमें बताओ? पोस्टल एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी. अब बॉम्ब वॉम्ब बनाना के अलाउ कर देंगे प्राइवेट सेक्टर को? तुम आओ बॉम्ब बनाओ, फिर बॉम्ब बनाकर तुम्हारे ऊपर ही फेंकेंगे. गवर्नमेंट रखेगा ना ये सब कंट्रोल. डिफेंस मतलब क्या? गोली वोली बनाना, बंदूक, आर्म्स एम्यूनेशन, जो कि हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब हम लोग ऐसे ही नहीं अलाउ करेंगे. कोई भी बनाना चालू कर दो, सब किसके अंडर रहने वाला है? गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जिसमें गवर्नमेंट का क्या है? मोनोपोली. इसके अलावा इसमें क्लासिफाई किया गया 6 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को, जिसको 6 बेसिक इंडस्ट्री बोला गया, जो बोला गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, विच इंक्लूड्स आयरन, स्टील इंडस्ट्री. ये सब बोला, ये किसके? फर्टिलाइजर, ये सब किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट. इसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन अगर ऑलरेडी कोई प्राइवेट सेक्टर आयरन एंड स्टील का धंधा कर रहा है ना, तो उसको बंद भी नहीं करने देंगे, बोलेंगे ठीक है तुम कर लो. लेकिन और अगर कोई नया आयरन एंड स्टील या बेसिक इंडस्ट्री में आएगा तो उसको अलाउड नहीं है. वो खाली कौन खोल सकता है? गवर्नमेंट. समझ में आया क्या बोला? तो गवर्नमेंट का मोनोपोली तो नहीं बोल सकते ना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे विच वर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड विच वाज अलाउड टू बी कंटिन्यूड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक. बेसिक इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजिक नहीं, क्या बोला? बेसिक. सबसे पहला क्या बोला? स्ट्रैटेजिक. सेकंड क्या बोला? बेसिक. बेसिक के अंदर कितना? 6. और उसके पहले क्या बोला? स्ट्रैटेजिक. स्ट्रैटेजिक के अंदर कितना था? 3. बट अभी कितना हो गया? 2, क्योंकि रेलवेज क्या हो गया? हट गया. क्लियर है? फिर इसके बाद तीसरा कैटेगरी भी किया इन्होंने. तीसरा कैटेगरी बोला अब जो इंडस्ट्रीज है ना, वो पार्शियली ओन्ड बाय प्राइवेट रहेंगे, पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा. उन्होंने 18 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई किया. कितना इंडस्ट्रीज? 18. बोला ये 18 इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट. तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही हो गया जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा. अब ये 18 के बाद जो बच गया ना, बचा कुचा, वो जाओ तुम लोग ले लो. तुम लोग कौन बच गए? प्राइवेट सेक्टर. वो हो गया एक्सक्लूसिवली किसके अंडर? प्राइवेट सेक्टर. तो इस तरह से हर एक आईपीआर जो है जब भी आता था इंडस्ट्रीज को क्या करता था? क्लासिफाई. तो ये सबसे पहला आईपीआर था जिसने इंडियन इंडस्ट्रीज को कितना क्लासिफिकेशन दिया? 4. पहला बोला एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच विल बी एक्टिंग एज अ मोनोपोली. दूसरा बोला 6 बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है, विच विल बी टोटली अंडर द गवर्नमेंट, बट स्टिल इफ एनीवन इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इनटू दैट एनी प्राइवेट सेक्टर, they are allowed. Next, 18 industries allowed by the private but subject to the government control. Now the remaining industries exclusively private. लिखो पॉइंट नंबर 1. इसी के अंदर हेडिंग क्या दियो? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 दियो ना. अब इसके अंदर लिखो ए, पॉइंट ए, नंबर 1 स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री डैश देके लिखो गवर्नमेंट मोनोपोली. गवर्नमेंट मोनोपोली. इसमें क्या था? गवर्नमेंट का मोनोपोली ना. और मैंने क्या बोला? पहले कितना था? 3. तो ये पहले का ही तो बात कर रहा है. तो गवर्नमेंट मोनोपोली ब्रैकेट में लिखो 3. 3 मतलब क्या?
3 इंडस्ट्री जिसका नाम लिखो डैश देके. आर्म्स, आर्म्स मतलब ये आर्म नहीं, आर्म मतलब बंदूक वगैरह. आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कॉमा. अच्छा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब डिफेंस हो गया. तो समटाइम्स दे डू नॉट गिव आर्म्स, दे गिव डिफेंस, बोथ आर सेम. आपके बुक में डिफेंस वर्ड नहीं बोला, बट डिफेंस इज अ सेक्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन. एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज. आर्म्स, एम्यूनिशन, ब्रैकेट में डिफेंस बोल सकते हो, कॉमा एटॉमिक एनर्जी, कॉमा रेलवेज. लिखा. उसमें लिखो पॉइंट बी. बी में लिखो बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज डैश देके लिखो 6. डैश देके लिखो 6. बेसिक ऑब्लिक की लिख लो, की इंडस्ट्री. बेसिक ऑब्लिक की इंडस्ट्री. 6 इंडस्ट्री. 6 इंडस्ट्री में डैश देके लिखो आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट. बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ना ये सब, एरोप्लेन बनाना वगैरह, ऑपरेट करना. एयरक्राफ्ट. और बड़ा क्या होगा, एक हो गया एरोप्लेन और एक क्या हो गया, शिप. शिप. टेलीफोन, टेलीग्राफ, मिनरल ऑयल. 6 याद रखना, नंबर पूछता है, नाम नहीं पूछता है, नंबर पूछता है, याद रखना. स्ट्रेटेजिक में कितना है, 3. बट अभी मैंने आपको बता दिया, आपके बुक्स में नहीं दिया, बट अभी कितना है, 2. और बेसिक में कितना बोला, की में 6. ठीक है, उसमें भी अभी हो गया 3. लेकिन नहीं जानना है आपको, मुख में नहीं दिया तो क्यों जानना है. ठीक है. नेक्स्ट पे लिखो पॉइंट नंबर सी. सी में लिखो कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर. वाई कंट्रोल्ड प्राइवेट? क्योंकि प्राइवेट आर अलाउड बट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर. कितना इंडस्ट्रीज मैंने बोला, 18. डैश देके लिखो 18. 18. 18 इंडस्ट्री. 18 लाइक एग्जाम्पल. अब सारा 18 थोड़ी लिखोगे, एग्जाम्पल लिख लो कैसा टाइप का, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है. टेक्सटाइल होता है, फिर लिखो रबर, फर्टिलाइजर. टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा का. फर्टिलाइजर, रबर, रबर प्रोसेसिंग होता है ना, रबर. सीमेंट, केमिकल, शुगर, ट्रांसपोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. पॉइंट नंबर डी. remaining industries dash opened for the private sector. remaining industries dash opened for the private sector and cooperative sector. You know what is cooperative sector? cooperative sector में क्या होता है, 10-12 लोग, मिनिमम मेंबर 10 चाहिए, 10-12 वॉलेंट्री मेंबर्स कम टुगेदर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, स्टार्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर वेंचर. आपको पता है अमूल का जो दूध आता है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है. इट्स नॉट अ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनी, इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अमूल, अमूल फेडरेशन. वहां पे क्या होता था ना, गांव में लोगों ने मिल्क बनाना चालू किया, मतलब निकालना वगैरह, बेचना वगैरह. तो उनका कोई ब्रांड नेम नहीं था, इतने सारे विलेजर्स है, सब सेम ही मिल्क दे रहे हैं. तो वहां पे 10 लोगों ने वॉलंटरली आया, बोला हम लोग एक संग करते, एक एसोसिएशन बना लेते मिल्क का, और हम लोग एक ब्रांड बना देते जिससे लोग ज्यादा खरीदे, और वो ब्रांड बन गया अमूल ब्रांड. और फिर वो ब्रांड बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, अब आप जानते हो वो ब्रांड क्या है. तो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल मिल्क. ठीक है. सो दैट्स इट, दिस इज योर आईपीआर 1948. आई होप यू हैव लर्नड इट इन द क्लास. एक बार लर्न कर लो फटाफट. 4 कैटेगरीज है आईपीआर 1948 का. पहले मोनोपोली गवर्नमेंट का, फिर गवर्नमेंट का ही है लेकिन अलाउ कर रहा है कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर को. तीसरा प्राइवेट को अलाउ कर दिया लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल में. और चौथा तो पूरा ही प्राइवेट को दे दिया, वहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रहने वाला नहीं है. मैट वाला ही टिक करके आना.
करेंट वर्ड अगर लिखा हुआ है, करेंट, एनीवेयर इफ करेंट वर्ड इज मेंशन्ड देन राइट टू, बट मैं आपको बता रही हूं अगर मैट में नहीं दिया करंट तो नहीं पूछेगा। आपके मैट में 3 दिया, आप 3 ही लिख कर आना। अगर हाँ बोल दिया एज पर द लेटेस्ट डेटा, करेंट डेटा, तो आपका तो दिमाग चलेगा ना, करंट बोल रहा है तो 2 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि रेलवेज हट गया ना। पता है ना रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन इज अलाउड नाउ। हाँ, नॉट ग्रेटर अमाउंट बट वेरी माइन्यूट, बट वो हो जाएगा, एफडीआई भी खोल देंगे हम लोग धीरे धीरे। पहले अपना इंडियन को तो अलाउ करोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, फिर तो आप फिरंगियों को अलाउ करोगे, फिरंगियों को जब अलाउ करेंगे तो क्या हो गया, एफडीआई। एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन रेल सेक्टर, इट्स नॉट अलाउड। अभी हमने प्राइवेटाइजेशन तो कर ही दिया है, एफडीआई भी कर देंगे धीरे धीरे। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था एफडीआई अलाउड है अलग अलग परसेंटेजेस में, अलग अलग सेक्टर में, कोई में 26, कोई में 49, 51, 100 भी बोला था किसी में, किसमें 100 भूल गए। हाँ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड ऑल्सो टूरिज्म में। टूरिज्म उस दिन नहीं बोला था, आज बताया, टूरिज्म में भी 100% एफडीआई है, और कहीं कहीं बोला था एफडीआई अलाउ ही नहीं है। अरे कसिनो वगैरह में, सिगरेट में भूल गए, सिगरेट वगैरह में नहीं अलाउ किए हैं, गैम्बलिंग वगैरह में, ये सब में फिरंगियों को नहीं अलाउ किया, एग्रीकल्चर में नहीं अलाउ किए हैं। नहीं तो फिर बोला था ना उन लोग ही सब करने लगेंगे, एक दिन में ही क्रॉप उगा देगा उन लोग, ठीक है। लर्न इट वेरी क्विकली, डोंट टॉक। आज तक खाली ड्रग्स मत बोलो, पूरा बोलो, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। खाली ड्रग्स मतलब ड्रग्स विच इज इलीगल। खाली आप लोग मेरा कॉपी ब्लैंकली पढ़ कर जाओ, और उसके साथ मेरा जो एमसीक्यू वाला मैट है फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव मेंटेन्ड द कॉपी प्रॉपरली फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ माई क्लासेस। हो तो गया, कितना टाइम लगाओगे, सब तो लर्न करवा दिया मैंने। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉलिसी। तो एक बात बताओ, पॉलिसी आईपीआर 1948 में 1 दिए थे ना, उसके अंदर एबीसीडी लिखे, अब पॉलिसी नंबर 2 लिख रहे हैं, लिखो। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इड्रा एक्ट, राइट डाउन, इड्रा एक्ट 1951, आईडीआरए। आपका पूरा जो मैट वगैरह है ना एकदम ये लोग उल्टा फुल्टा कर रखा है। IDRA Act was passed in the year 1951, but in your mat they have given October 1991. Why I don't know. 51 को लोग 91 कर दिया, ठीक है। तो मैट को ब्लाइंडली मत फॉलो किया करो, इसलिए मैंने बोला मेरा नोट्स फॉलो किया करो। अब ध्यान से सुनना। ये अलग से आप चैप्टर है इसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, मजा आएगा। IDRA Act के ऊपर एक चैप्टर है पूरा, अभी यहाँ पे चैप्टर नहीं एक पैराग्राफ है, सुनो। व्हाट इज IDRA Act? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। IDRA का फुल फॉर्म बताओ, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। गवर्नमेंट को लगाना जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना वही खाली ग्रो होते जा रहे हैं, सब लोग भी उसी से सामान खरीद रहे हैं, उन लोग खाली मुनाफा कमाते जा रहे हैं। जो लोग स्मॉल स्केल में बिजनेस चालू करते हैं उनका कोई मुनाफा नहीं हो रहा, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उनके प्रोटेक्शन के लिए, नाम में लिखा हुआ, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए ये एक्ट को पास किया। सो IDRA Act का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन of small scale industry and also medium enterprises. एक्चुअली इंडस्ट्री का 4 क्लासिफिकेशन होता है, मैं आपको बताती हूँ। आपको लगता है स्मॉल सबसे स्मॉल होता है, बट स्मॉल से भी स्मॉल पता है क्या होता है? माइक्रो। स्मॉल से भी छोटा इंडस्ट्री क्या होता है? माइक्रो। फिर क्या होता है? स्मॉल। फिर क्या होता है? मीडियम। फिर क्या होता है? लार्ज। तो ये एक्ट किसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया? 3 इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो आपने सुना होगा बहुत बार एमएसएमई के बारे में, मैंने मेरे मुंह से भी सुना होगा एमएसएमई इंडस्ट्रीज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। सो IDRA Act was basically passed for the development, D मतलब डेवलपमेंट, R मतलब रेगुलेशन of these 3 industries, micro, small, medium enterprises, micro, small, medium enterprises, not for the large scale, because large scale is already developed, उसको आप क्या डेवलप करोगे?
समझ में आया? तो बोला इनको प्रोटेक्शन देंगे हम, तो इसके लिए क्या एक्ट पास किया गया अलग से, इड्रा एक्ट 1951। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंडस्ट्री माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन लार्ज है? लार्ज तो है ही नहीं, हमें किसको किसको डिस्कशन करना है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। So on what basis you can identify whether a particular company is a medium की small की micro? तो अब इन्होंने गवर्नमेंट ने लिमिट बता दिया, इड्रैक्ट में लिमिट लिख दिया कि ये सब लिमिट है। लिमिट एक्चुअली लिखा गया था एमएसएमई एक्ट में, किसमें लिखा गया था अलग से, फिर हम लोगों ने एक्ट पास किया एमएसएमई एक्ट 2002 में, which got revised again in 2007, MSME Act, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। ये एक्ट में डिफाइन किया गया कि किस इंडस्ट्री को माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम। इट विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट विच दे आर डूइंग इन द प्लांट एंड मशीनरी, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द टर्नओवर। अब यहां पे बोला कि दो ठो सेक्टर होते हैं, एक बोला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग लिमिट दिया, एक सर्विस सेक्टर के लिए अलग लिमिट दिया। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में आपको सोचो इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में ज्यादा होगा, कहां ज्यादा प्लांट वगैरह खरीदना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ना, सर्विस में तो उतना नहीं दरकार है। तो इसलिए दो जन के लिए अलग अलग लिमिट बताया, समझ में आया? तो वो अलग अलग लिमिट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर के लिए बोला कि अगर आपका, अच्छा सर्विस सेक्टर में मैं ये थोड़ी बोलूंगी मैं प्लांट लाकर पढ़ा रही हूं आपको, ये भी तो मेरा सर्विस सेक्टर ही है, मैं क्या बोलूंगी, इक्विपमेंट। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट अप टू 10 लाख है, शुड नॉट एक्सीड 10 लाख, देन आई विल बी क्वालिफाइड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज इन सर्विस कंसर्न। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर वैसे ही 10 लाख से ऊपर है, 2 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, अलग अलग लिमिट्स है, तब क्या हो गया वो स्मॉल। फिर उसके ऊपर है तो क्या हो गया मीडियम। समझ में आया? तो इस तरह से करके उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, दो जन के लिए अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अलग, सर्विस कंसर्न के लिए अलग। लिखो अब जो मैं डिक्टेट करी हूं, राइट डाउन। इड्रा एक्ट लिखा 1951, लिखो इट वाज पास्ड इन 1951 for the development and regulation of three industries for the development and regulation of three industries का नाम लिखो, that is MSME enterprises, that is MSME enterprises, और MSME enterprises का फुल फॉर्म लिख लो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डैश माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डैश माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर लिखो फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में MSME एक्ट वाज आल्सो पास्ड, MSME एक्ट वाज आल्सो पास्ड, MSME एक्ट वाज आल्सो पास्ड टू डिफाइन these above enterprises, then change the paragraph and write one question, how to classify the enterprises as micro, small and medium, as micro, small and medium। आंसर लिखो, कैसे क्लासिफाई करते, किसके ऊपर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। लिखो आंसर, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। फिर लिखो रोमन 1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रोमन 1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फिर ऐसे टेबल बनाओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम।
माइक्रो में डैश देके लिखो इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट जो करोगे ना, प्लांट मशीनरी खरीदोगे, 1 करोड़ का नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और जो आपका एनुअल सेल्स हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, वो कितना, 5 करोड़। इसका मतलब समझे? स्मॉल के लिए क्या है लिमिट? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मोर देन 1 करोड़, क्योंकि उसका अप टू 1 करोड़ है, बट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। और टर्नओवर शुड बी मोर देन 5 करोड़ बट शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़। समझ गए? तो फिर मीडियम का लिखो, ग्रेटर देन, अपर लोअर लिमिट आपको पता है, मीडियम का क्या लिखोगे? ग्रेटर देन, हाँ 10 करोड़, शुड नॉट एक्सीड 20 करोड़, शुड नॉट एक्सीड 20 करोड़। एंड टर्नओवर कितना होगा? मोर देन कितना? 50 करोड़ ना, शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। लर्न करो इसको, लिमिट को, एकदम इजी है। माइक्रो के लिए क्या बोला? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए, अप टू 1 करोड़। और टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। टर्नओवर ज्यादा क्यों, इन्वेस्टमेंट कम क्यों? टर्नओवर तो सेल्स बात करता है ना, सेल्स तो ज्यादा ही होता है कंपनी का, सेल्स तो कंपनी का ज्यादा ही होता है। फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, ठीक है? तो एनुअल टर्नओवर मतलब एनुअल सेल 5 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इन्वेस्टमेंट कितना करोगे आप? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। और वही अगर स्मॉल है तो 1 करोड़ से ज्यादा होगा, लेकिन 10 करोड़ से कम। और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज्यादा होगा, तभी तो मीडियम में, स्मॉल में आएगा, नहीं तो फिर माइक्रो में ही चला जाएगा। लेकिन 50 करोड़ से कम। और मीडियम के लिए क्या बोल रहा है? 10 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से कम, किसमें? इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से कम। अब एक मिस्टेक किया गया एक्ट में, क्या बताओगे? एग्जैक्टली अगर मैं आपको पूछूं मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, तो किस में जाएगा? इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे भी, तो माइक्रो में डालोगे कि स्मॉल में? माइक्रो में बोला शुड बी लेस देन 1 करोड़, स्मॉल में बोला शुड बी ग्रेटर देन 1 करोड़। एग्जैक्टली 1 करोड़ नहीं, एग्जैक्टली 1 करोड़ के लिए द सम इज साइलेंट। उसमें क्या बोला कि 1 करोड़ से कम होना चाहिए, क्या बोला? क्या लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। और स्मॉल में बोला 1 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ कहां जाएगा? साइलेंट है, नहीं बताया। टर्नओवर में भी तो नहीं बताया। 5 करोड़ और क्या बोला है? हाँ 50 करोड़। एग्जैक्टली बताया क्या? अगर दोनों बिंगो हो गया, 1 करोड़ और 5 करोड़, समझ में आ रहा है? तो कहां जाओगे? नहीं पता। तो ये ब्लंडर है, मिस्टेक एक्ट के अंदर। समझ में आया? आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, मैंने आपको जस्ट बता दिया। एग्जीक्यूटिव में ये सब डिटेल में करोगे, मेरे को मजा आता है एक्स्ट्रा बताने, इसलिए बता दिया। ये सब थोड़ी तुमको पूछेगा, एग्जैक्ट आया तो कहां जाएगा, इतना पूछेगा ही नहीं कुछ। खाली ये लिमिट भी बहुत रेयर चांसेस है, बट दीज लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो। अगर अभी नहीं भी आया तो एग्जीक्यूटिव में तो डेफिनेटली इसके ऊपर बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आते हैं, तो अभी से रेडी हो जाओ ना। अच्छा, दिस यू नो लिमिट्स हैव गॉट रिवाइज्ड। इसके पहले कुछ और लिमिट था, तो पुराना लिमिट नहीं लर्न करना है, ओवरलैप हो जाएगा। करंट लिमिट याद रखो, क्लियर है? अभी तो खाली पिक्चर किसका खत्म हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग का। सर्विस का आप खुद गैस करो, इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? इससे कम होगा ना। और सर्विस कंसर्न में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लिखो हेडिंग नेक्स्ट, रोमन 2 फॉर सर्विस कंसर्न। रोमन 2 फॉर सर्विस कंसर्न। वहां इन्वेस्टमेंट इन क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट वर्ड बोलते हैं ना। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। माइक्रो के लिए कितना बोला था? शुड नॉट एक्सीड कितना? अभी तो बताया था। हाँ वेरी गुड, 10 lakhs बोला था। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी लेस देन 10 lakhs, तब वो माइक्रो होगा। बगल में भी लिख सकते हो सर्विस लिखकर हेडिंग, या अलग से नीचे भी लिख सकते हो, एज यू विश। ठीक है, अब गेस करो स्मॉल के लिए लोअर लिमिट क्या होगा? शुड बी मोर देन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी मोर देन 10 lakhs। एनी गेसेस? शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़।
2 करोड़, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, ठीक है। इक्वल टू का साइन मत देना, मैंने गलती से दिया, आप मत देना, कट दिस। और मीडियम का बताओ कि लोअर लिमिट क्या होगा, मोर देन, यहां अच्छा चीज क्या है, टर्नओवर वगैरह के लिए नहीं बोला, खाली किसके लिए बोला, इन्वेस्टमेंट। बोलो मीडियम के लिए क्या होगा, शुड बी मोर देन 2 करोड़, एनी गेसेस, शुड नॉट एक्सीड, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, 5 करोड़, 5 ले लो ना, ले क्या लो वही है, शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़, मन से नहीं लेना होता है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर हो गया तब तो वो क्या बन जाएगा, लार्ज स्केल। हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, 2 करोड़ से 5 करोड़, उसके ऊपर 10 लाख से 2 करोड़, उसके ऊपर शुड नॉट एक्सीड 10 lakhs। तो ये वाला तो बहुत इजी था, 10 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 2 से 5, है ना। वहां पे दो चीज था, टर्नओवर का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। वहां इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी में, या इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं, इक्विपमेंट। ये सब आपकी बुक में नहीं दिया है, खाली उन लोग खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया है, मैंने आपको तैयार कर दिया एग्जीक्यूटिव के लिए। याद रखोगे एग्जीक्यूटिव, तब जब सर पढ़ाएंगे तब बोल देना, सर पढ़ाएंगे वाला टॉपिक, कि हाँ हम लोग ये पढ़े थे मैम से, हमें याद है, ठीक है। देख लो ये सब लर्न हुआ कि नहीं, क्लियर है, वेरी गुड, लिख लिया अच्छे से, एक बार इसको लर्न भी कर लो। अब आपकी बुक में बहुत हौच पौच तरीके से दिया, इसको बाद में दिया है, जब इंटरैक्ट समझा रहे हो, एमएसएमई समझा रहे हो, वहीं पे लिख दो ना, इन्होंने बाद में अलग से एक पेज का टॉपिक दिया है, ठीक है। अब वहीं पे लिखो इड्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इड्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मत लिखो, ऑब्जेक्टिव आपने लिख लिया, प्रोविजंस लिखो, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या कंटिन्यू चल रहा है अभी, ड्राई कंटिन्यू चल रहा है, वहां एरो देके लिखो ऐसे, रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, रिफॉर्मेटिव, रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर है कुछ करने से, और रिफॉर्मेटिव मतलब कोई नया पॉलिसी वगैरह लेकर आना, रिफॉर्म्स वगैरह लाना। तो अब जैसे कि ना पहले क्या था, लाइसेंसेस वगैरह उतना अलाउड, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन बोला, इड्रैक्ट बोला कि नहीं, हर एक जो भी इंडस्ट्री खोलेगा कोई भी नया बंदा, उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। बट मैं आपको बता दूं, ये लॉ चेंज हो गया 1991 में, जब एलपीजी आया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गॉट अबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर फ्यू हैजार्डस इंडस्ट्री लाइक सिगरेट, केमिकल, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव। बट ये तो 1951 का बात हो रहा है ना, 1951 में इन्होंने क्या बोला कि जो भी नया इंडस्ट्री खोलेगा उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। बट करंट सिनेरियो में ये सब क्या हो गया है, हट चुका है। लेकिन किस इंडस्ट्री के लिए अबॉलिश नहीं हुआ है, एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल्स, फर्टिलाइजर या सिगरेट जो कि आपके, या फिर अल्कोहल, ये सब के लिए अलाउड नहीं है, मतलब ये सब के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कब का बात हो रहा है, 1951 का, और इन लोग बोल रहे हैं 1991 में पास हुआ है। 1991 में तो एलपीजी आ गया, सब अबॉलिश हो गया, एक्ट नहीं अबॉलिश हुआ, ड्रैक्ट अभी भी है, लेकिन ये सब जो बोला ना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह, वो सब अबॉलिश हो गया। तो अभी लिखो रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन और रिफॉर्मेटिव, लिखा ना, रेस्ट्रिक्टिव के ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कॉमा कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया था ना, आरबीआई भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है कमर्शियल बैंक का, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को इंडस्ट्री का भी कैंसिल कर सकता था। तो क्या लिखा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कॉमा कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉमा इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज, कॉमा इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज। ये सब किस में लिखा, रेस्ट्रिक्टिव के अंदर, इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज, हो गया। फिर अब लिखो रिफॉर्मेटिव प्रोविजन जो लिखा है ना, वहां ब्रैकेट में लिखो कंट्रोल ऑन प्राइस, गवर्नमेंट सब चीज कंट्रोल करता था ना, प्राइस वगैरह, इंडिया अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कंट्रोल ऑन प्राइस, कंट्रोल ऑन प्राइस। फिर लिखो डायरेक्ट रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, हो गया, दैट्स इट, इड्रैक्ट इज ओवर। एक बार पूरा रिवीजन कर लो अच्छे से।
1948 डन, 1951 डन, अब 1956 करेंगे, आईपीआर 1956। नक्की करो लर्न करके फटाफट। गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइस वगैरह टैक्सेस वगैरह लगा के कंट्रोल करता है ना। प्राइस मैकेनिज्म से अगर प्राइस कम आता है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा के ज्यादा कर देता है, ज्यादा आता है तो सब्सिडी दे देता है। इसलिए मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाती हूँ उसको पढ़ा करो, वहां सब किया था ना हम लोगों ने, याद है? याद है क्या किया था ऐसा, प्राइस मैकेनिज्म बोलकर चैप्टर आप लोगों ने बोला सिलेबस में नहीं, सिलेबस में सब है जो 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 मैंने आपको पढ़ाया है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने से आप ही का तो नॉलेज गेन है। प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा सब है। मार्केट के डायग्राम्स वगैरह नहीं है, बट रेवेन्यू है। मार्केट मैंने आपको करवाया भी नहीं है, खाली रेवेन्यू चैप्टर करवाया है, वही आपके सिलेबस में। हाँ चैप्टर का नाम इधर उधर है, बट आपको तो मेरा नोट्स फॉलो करना है ना, आपको बुक को देखना ही नहीं है। जस्ट फॉलो माई नोट्स एंड गो। क्योंकि बहुत कॉन्साइज वे में दिया है, उसको मतलब रटाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, बट आपको मैंने हर एक चीज समझाया है डिटेल में, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, वो केन बेटुआ प्रोजेक्ट खाली देके छोड़ दिया। केन क्या होता है, बेटुआ क्या होता है, बच्चा लोग पढ़ेगा ही नहीं, छोड़ दे, बोले क्या लिखा है केन बेटुआ, व्हाट इज दिस। इन लोग को देना सब कुछ है, अब इन लोग का भी गलती नहीं है, 50 मार्क्स में क्या करेगा। और फिर कम नॉलेज भी नहीं दे सकता, सिलेबस सभी टच करना, नहीं तो इंस्टीट्यूट का बदनामी होगा कि इन लोग अपना बच्चा को ऐसा भी नहीं पढ़ा रहा है। और टच भी सब करना है, तुम मार्क्स ही बढ़ा दो ना, तुम क्यों इसको 200 मार्क्स कर रखे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। ऊपर से वाइवा का अलग से लगा रखे हो, नाटक झमेला। वही तो बोले वाइवा हट गया, मैंने बोला ना करंट अफेयर को इतने लोग लेंदी कर रखा है, और ऊपर से उसमें करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में तुम्हारा 15 से 20 मार्क्स तो वाइवा ही है, और वाइवा वाइवा हट गया, तो उसकी जगह क्या है, कम्युनिकेशन। मैंने आपको बोला था ना, अलग से नाम दे दिया, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज नथिंग बट बिजनेस कम्युनिकेशन विच वी आर डूइंग, विच वी हैव डन एक्चुअली। वहां से क्वेश्चंस आएंगे। इससे बेटर फाउंडेशन था, पता है, मैंने तो पढ़ाया है ना, फाउंडेशन का सिलेबस वाज मच सॉर्टेड एंड इट वाज बेटर। कि अरे ठीक है भाई, 4 सब्जेक्ट है तो 400 मार्क्स भी है, मन भी करता है यार 400 मार्क्स है, एक एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, उतना सिलेबस फिर पढ़ने का भी मन करता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहते थे, रैंक आता था, अभी दे दिया सब, और फिर मार्क्स कर दिया 50-50, और एक ही सब्जेक्ट में 3-4 चीज घुसा दे रहा है, तो क्या फायदा बताओ। हाँ वही तो सोचो, एलआर का सिलेबस देखो, एलआर का, और मार्क्स देखो। कुछ बच्चा तो इसलिए एलआर पूरा ही छोड़ दे, बोले अरे क्या पढ़ेंगे, मार्क्स देखो इसका। तो मतलब गलती तो है ही पूरा इंस्टीट्यूट का, बट अब यही है, रिफॉर्म वगैरह लाता नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे हैं। यही अगर इंटर फाइनल में लोग करेगा तो बच्चा लोग तुरंत एकदम धरना देकर बैठ जाएगा। जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट का हुआ, कर लिया ना वापस चेंज, दे अगेन केम बैक टू द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम, डू यू नो दैट। कितना रिवॉल्ट चला 1 साल तक। अभी इन लोग के संग भी यही होगा, कुछ दिन रुक जाओ, इन लोग अगर नहीं सुधरा, इन लोग इसीलिए तो, क्यों ये लोग रिमोट प्रॉक्टर कर रखा है। अगर इन लोग ये सब करेगा ना, ऑनलाइन एग्जाम वगैरह, मतलब वही प्रॉब्लम होगा, रिसोर्सेज है नहीं, इतने सारे बच्चे देंगे ईईटी, इतना सारा कंप्यूटर वगैरह कैसे अरेंज करेगा सेंटर में। ये आपके कन्वीनियंस के लिए नहीं किया है, अपने खुद के लिए किया है, इनका पैसा वगैरह लगेगा, इतना सारा सेंटर हायर करो, इतना सारा कंप्यूटर असाइन करो। हाँ इसीलिए बोला घर से दे दो, बच्चे भी खुश, वो भी बोल अच्छा है चलो बला टला। हाँ तो वही तो है ना, स्टैंड लेने के लिए नहीं है ना बच्चे, क्योंकि अभी वे ईटी के बच्चे हैं, 12 पास करके आए मासूम बच्चे हैं। यही इंटर फाइनल में कुछ करो तुम ऐसा, तुम्हारा बैंड बजा देंगे इंस्टीट्यूट का।
वही चीज होता है। हाँ, नहीं तो बेस इजी का है, एग्जॉस्टिव है मैंने बोला। इजी क्यों बोला? कि क्वेश्चन इजी आता है। अब 35 क्वेश्चन, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव में 2-2 मार्क्स का कोई देता है? एमसीक्यू में टिक्की टिक्की में बोला तुमको 2 मार्क्स दे देंगे। तो आप समझो किस लिए मैंने बोला फेल होना डिफिकल्ट है, इसीलिए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये तो चाह रहे ना जान के ज्यादा बच्चे पास हुए, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या है? एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव में तो इनका रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं है ना ईटी से, आप समझो बात को। फीस कितना कम है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, और एग्जीक्यूटिव में वही आप चेक करो कितना फीस है। और इसीलिए तो लोग स्टडी मटेरियल वगैरह भी देना बंद कर दिया ईटी में। पहले तो फाउंडेशन में स्टडी मटेरियल आता था। फिजिकल हार्ड कॉपी ये जो है आपने पेमेंट करके खरीदा है, इसीलिए आया है। इट्स ऑप्शनल फॉर यू, यू हैव पेड फॉर इट। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं होता था आपको खरीदना है तो खरीदिए पेमेंट देके। इट वॉज मैंडेटरी, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द रजिस्ट्रेशन फी, वी वर नॉट पेइंग सेपरेटली। ठीक है, तो बस ठीक है, हमें क्या है, वही तो बोला मैंने। तो ठीक है, एंजॉय करो, और क्या, एंजॉय इट। और एक चीज पता है और क्या किया? पहले क्या होता था ना, जैसे कि आप अगर सीपीटी, पहले सीपीटी होता था ना सीए में, वो दे दोगे तो आपको सीएस फाउंडेशन देने का दरकार नहीं, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। अभी इन्होंने ये सब चीज हटा दी है, सोच सकते हो। बोले सीए फाउंडेशन कर लिया ना कोई बात नहीं, इंटर कर लिया ना कोई बात नहीं, तो भी तुम ईटी दे। हाँ, हाँ, सीए बनने के बाद नहीं देना होगा तो बहुत ज्यादा ही मतलब फिर बदमाशी हो जाएगा। इंटर क्लियर करने के बाद भी नहीं अलाउड है, बोलेगा ईटी दो तुम। हाँ, ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एंट्री अलाउड है। तो सोचो ग्रेजुएशन का इन लोग लेवल ज्यादा बड़ा कर दिया देन द सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सोच रहे हो? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह तो आपको करना ही पड़ेगा, बट दैट इज आपके लिए कि आपको फाइनल्स की बात करना है। 18 मंथ्स का होता है ट्रेनिंग पीरियड, प्रोफेशनल के बाद। तो ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 साल में खत्म होकर नक्की हो जाता है, क्योंकि बीच में ट्रेनिंग वगैरह कुछ है नहीं। और 2.5 साल में भी कर सकते हो अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तुरंत तुरंत करके जब आपका ड्यू पड़ा, एग्जाम दिया, दोनों ग्रुप क्लियर, डन, नेक्स्ट ग्रुप क्लियर, डन, unless you postpone your exam deliberately. And that is why I cleared my CS before my BCom in 2.5 years. I have cleared CS. Before BCom I was a CS. क्योंकि ड्यूरेशन कम है ना, अनलेस यू डिले इट विल नॉट बी डिलेड। बट सीए में बीच में आर्टिकलशिप वगैरह का झमेला है, और पहले तो सीए 5 साल का होता था, अभी उन्होंने कर दिया उसको 3.5-4 साल। पहले इट वॉज 5 years, हमारे टाइम 5 साल का था। हमें आर्टिकलशिप करना था सीपीटी के बाद ही, और अभी इन लोग को आर्टिकलशिप करना होता है इंटर के बाद। हाँ, आर्टिकलशिप स्टार्टेड, यस, फॉर 3 years। 3 years वॉज आर्टिकलशिप पीरियड ना, अभी कम कर दिया। 3 years वॉज आर्टिकलशिप पीरियड, अभी कम कर दिया उन्होंने। 4.5 साल का सीएस में आर्टिकलशिप। अच्छा, पूरा, वो तो मैंने बोला ना 18 मंथ्स, 15 to 18 मंथ्स का वो ट्रेनिंग होता है। बट उस वो पता है उसमें आपको जॉब मिल जाता है अच्छी जगह, तो वो दोनों कवर हो जाता है, ट्रेनिंग भी हो जाता है और जॉब भी हो जाता है आपका साथ साथ, अच्छा पैकेज मिलता है, वो बेटर है। आर्टिकलशिप वालों को आपको पता है कितना रुपया मिलता है? हमने जब आर्टिकलशिप किया था, व्हाट वाज माय मंथली स्टाइपेंड, बोलने में भी शर्म आता है, 1200 रुपया। खटाता गधा की तरह, मतलब क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू यूज स्लैंग, बट यू नो, पूरा मतलब हालत खराब कर देता है उन लोग, तुम्हारा पूरा हालत खराब कर देगा उन लोग, क्या क्या काम नहीं करवाएगा। और लड़कों को तो बाहर भी भेज देते हैं उन लोग ऑडिट वगैरह करने के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह इतना करवाते हैं, लड़की पे तो फिर भी उन लोग दया करता है। और सोचो, हाँ तो, अरे तो भाई ठीक है, एक्सपेंसेस तो देगा ही, अब क्या तुमसे लेगा? बोलेगा तुम मेरा काम करके आ जा, तुमको भेज दिया टाटा नगर जमशेदपुर में, जो ऑडिट करके आओ, और तुम ही अपना फ्लाइट का टिकट करवाओ और जाओ क्लाइंट विजिट। ऐसे थोड़ी होता है, एक्सपेंसेस तो कम नहीं देगा ऑब्वियसली। हाँ, अब
बच्चे क्यों स्ट्रगल करते हैं आप समझो ना, क्योंकि उनका ट्यूशंस वगैरह भी चल रहा है, उन लोग तैयारी भी कर रहा है पढ़ाई का, प्लस फिर ऑफिस वगैरह भी इतना है, तो दे गेट मेंटली ड्रेन्ड ऑफ। और आर्टिकलशिप लेकिन मैंडेटरी है, आप लोग भी मिस मत करना 18 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड, दिस इज वेरी एसेंशियल। एंड ऑल्सो दैट स्किल कोर्सेज, अभी ईटी खत्म होगा, कोई एक दो स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा के नक्की कर लेना, नहीं तो फालतू का टाइम किल ही करोगे तुम लोग, मेरे को पता है। तो टाइम का इंपॉर्टेंस समझो, प्रीशियस है। एक दो महीना जो रहेगा ना रिजल्ट्स आने के पहले, एक दो महीना भी नहीं रहता, तुरंत ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। हाँ 10 डेज मैक्सिमम समझ लो, तो 10 दिन भी यूटिलाइज कर लेना, एक्सेल कर लेना, सिर्फ एक्सेल हो जाएगा। बट अगर नहीं इंजॉय वगैरह करना है तो इंजॉय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना, बट इंजॉय तो कर रहे हो, इंजॉयमेंट ही तो चल रहा है, और क्या है, पढ़ रहे हो क्या? ठीक, लिखो क्या लिखा, आईपीआर लिख लिया ना 1951, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन आईपीआर 1956, पॉइंट नंबर 3, आईपीआर 1956, इसको ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो इसका, पॉइंट नंबर 1, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, पॉइंट 3, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली, इसीलिए तो एमआरटीपी एक्ट पास किया गया था 1969 में, मैंने आपको पढ़ाया था एमआरटीपी एक्ट, याद है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, व्हिच इज बीइंग करेंटली रिपील्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002, है ना। तो उसी समय एमआरटीपी एक्ट भी पास हुआ था इस पॉलिसी के बाद ही, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एक बंदा मोनोपोली फॉर्म करके जो है पूरा मार्केट को कैप्चर करे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था, दैट्स इट, दिस इज ओवर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नया पॉलिसी, हाँ 3 पॉलिसी किया अभी तक हम लोगों ने, आईपीआर 1948, आईडीआरए एक्ट 1951, देन दिस आईपीआर पॉलिसी 1956 एंड नाउ आईपीआर 1991, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991, तो मुझे इसमें पढ़ाने का दरकार नहीं है, आपको अच्छे से पता ही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या हुआ था, बताओ। हाँ, गवर्नमेंट अनाउंस द 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, हिस्टोरिकल रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो लिखो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ 3 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, beginning of 3 major economic reforms, LPG, liberalization, privatization, globalization, ठीक है। It included measures like, number 1, it included measures like, उसी के अंदर कंटिन्यू करके ए लिख लो, it included measures like, पॉइंट ए, याद है मैंने आपको बोला था इसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गॉट क्या, अबॉलिश्ड, बोला था ना, तो लिखो इट इंक्लूडेड, पॉइंट नंबर ए, अबॉलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अबॉलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, लिफ्टिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, नंबर सी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन डैश देके लिखो क्या मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का, सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पीएसयू, व्हाट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द पीएसयू टू क्या, किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर, सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, पॉइंट नंबर डी ना, ओपनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉर फॉरेन कैपिटल,
that is FDI, that is FDI, opening domestic economy for foreign capital, that is FDI. FDI का फुल फॉर्म लिखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वहीं ब्रैकेट में लिखो परसेंटेजेस, 26%, 49%, 51%, 74%, 100%, ये सब परसेंटेजेस में FDI अलाउड है. फॉरेनर को अलाउ कर दिया गया ना कि आप आकर इंडिया में इंडस्ट्रीज खोलो अपने खुद का. ठीक है, आपको पता है एफडीआई का 2 रूट्स होता है, लिखो 2 रूट्स ऑफ एफडीआई, एरो देके लिखो 2 रूट्स ऑफ एफडीआई. ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट. ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट. ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना कोई का परमिशन के फॉरेनर लोग आकर यहाँ इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस लेट डाउन बाय आरबीआई. अप्रूवल में प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का, तभी अलाउ किया जाएगा. एफडीआई करने का 2 रूट्स होता है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट. इसका मतलब समझो, व्हाट इज एफडीआई? आई एम नॉट आस्किंग यू द फुल फॉर्म. फॉरेनर लोग आकर इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई. फॉर एग्जाम्पल अमेजन ने क्या किया, इंडिया में अपना आउटलेट खोला ना, तो वही तो एफडीआई का एग्जाम्पल है. समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया ना, फ्लिपकार्ट के स्टेक को खरीदा ना, कंट्रोलिंग स्टेक को, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एफडीआई. एफडीआई इन इंडिया को और एग्जाम्पल बताओ. अरे जो भी आप ब्रांड्स वगैरह देख रहे हो, मैकडी वगैरह का बर्गर कैसे खा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस एफडीआई. पिज्जा हट, डोमिनोज, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, पेप्सी, कोक, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई प्रेजेंस इन इंडिया. सैमसंग. लिखो एग्जाम्पल. प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझोगे थ्योरेटिकली रिलेट नहीं कर पाओगे. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल पेप्सी, कोक, वहीं पे लिखो एग्जाम्पल नीचे में अलग से. जो कंपनी का नाम आपको अच्छा लगता है आप लिखो, पेप्सी, कोक, सैमसंग, फोर्ड. फोर्ड का कार आता है ना, एफओआरडी, फोर्ड, हुंडई, मारुति सुजुकी. जो लिखना है लिखो, जो आपका इच्छा. पिज्जा हट, डोमिनोज, all these are examples of FDI presence in India. All these are example of Nestle. All these are example of FDI presence in India. ठीक है. और इंडियन गवर्नमेंट क्या हो गया, लिबरल हो गया. यहाँ पे पहले गवर्नमेंट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, अभी वो अपना कंट्रोल को क्या किया, हटाने लग गया, डीरेगुलेशन करने लग गया. डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल. डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल लगाना कि हटा देना, हटा दे. ये सब क्या चीज का एग्जांपल है, सब एलपीजी पॉलिसी का. ठीक है. और लाइसेंसिंग सिस्टम मैंने क्या बोला, अबॉलिश कर दिया, बोला ना. और फिर उसके बाद क्या बोला आपको, पब्लिक सेक्टर का रोल को लिमिट किया, उनका शेयर्स को बेचना चालू किया. कहाँ, प्राइवेट. बोला हो गया बहुत गवर्नमेंट. आप लोग आधा से ज्यादा क्या कर रहे हो, लॉस में जा रहे हो. 6 यूनिट बन गया आपका, आप अपना शेयर को बेचो, आपको पैसा का दरकार है, शेयर को बेचो. किसको, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. फिर एफडीआई वगैरह अलाउ किया गया, तो वही बोल रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह प्रमोट किया गया. अप्रूवल रूट मैंने बोला 2 चीज होते हैं, ऑटोमेटिक और एक अप्रूवल रूट एफडीआई का. ठीक है. एंड ऑल्सो दे प्रमोटेड व्हाट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अलग से पूरा एसएसआई का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया, विच वी हैव ऑलरेडी डन. दिस वाज अ ओल्ड क्लासिफिकेशन, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. चेक हियर, इज इट क्लियर और नॉट? वी हैव डन इट. एसएसआई को डिफाइन किया यहाँ, हैव वी डन इट और नॉट? क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी खत्म. दैट्स इट. अब लिखोगे आप, अच्छा एमएसएमई का फुल फॉर्म आएगा, आप लिख लोगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. क्यों इन लोग को डेवलप करने का इन लोग को सूझा? क्योंकि इन लोग कंट्री का जीडीपी बढ़ाता है, और कितने सारे जो हमारे लोग हैं अनएम्प्लॉयड, उन लोग लार्ज स्केल नहीं चालू कर सकते, बट माइक्रो मीडियम तो चालू कर ही सकते हैं. तो उनको क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ना, पॉवर्टी रिमूव करेगा. तो दैट इज वाई गवर्नमेंट प्रमोटेड दिस एमएसएमई सेक्टर. और एमएसएमई एक्ट कब पास किया गया, 2006. ये ऐड कर लो ना वहां पे, जहां पे क्लासिफिकेशन किए थे ना, लिखे थे ना अकॉर्डिंग टू एमएसएमई दिस इज द क्लासिफिकेशन, तो लिख लो एमएसएमई, वहीं पे लिख लो एमएसएमई एक्ट वाज पास्ड इन 2006.
ठीक है, नेक्स्ट अब लिखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यूनियन बजट 2022 में जो भी आया था रिसेंटली, एमएसएमई के ऊपर क्या क्या बोला। तो क्या बोल रहा है देखो, ये सारे पोर्टल्स को इंटरलिंक कर दिया गया है। ई श्रम, उद्यम, पढ़ा है करंट अफेयर्स में सब, ये सारे पोर्टल्स को इंटरलिंक कर दिया गया। 130 लाख एमएसएमई को और ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। एमएसएमई मतलब वही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लोन वगैरह एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया। कितना रुपया का? 130 लाख का। तो लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखते जाओ, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम, portals interlinked, got interlinked, got interlinked। got interlinked। point number 2, msme to be given एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ, एमएसएमई का फुल फॉर्म आपको पता है, टू बी गिवन एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ 130 लाख, 130 लाख। लिखा? फिर लिखो, अच्छा एक्स्ट्रा क्रेडिट यहां पे दिया 130 लाख का। इमरजेंसी स्कीम के अंदर लिखो वहीं पे, अंडर इमरजेंसी स्कीम, अंडर इमरजेंसी स्कीम, एंड ऑल्सो 2 लाख करोड़, एंड ऑल्सो 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट अंडर CGTMSE स्कीम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम, अंडर CGTMSE स्कीम। अब ये सब मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सब ऑनेस्टली इतना याद करना इम्पॉसिबल है। 2 करोड़, 3 करोड़, 15 लाख, 10 लाख, तो ये सब आएगा भी नहीं। बट फिर भी कुछ बच्चों को होता है ना यार, नहीं सब पढ़ के जाना है, उनके लिए मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या लिखे? ऑल्सो 2 लाख करोड़ अंडर विच स्कीम? CGTMSE। फुल फॉर्म वगैरह आ सकता है इसका, फुल फॉर्म लिख लो, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर, एमएससी का तो मतलब पता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर, अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE। अब रैम्प का फुल फॉर्म अगर आ गया तो लिख लो। अब और एक इन लोग का अलग से 6000 करोड़ का भी जो है क्रेडिट फ्लोट किया गया रैम्प प्रोग्राम में। अब ये रैम्प वो रैम्प वॉक का प्रोग्राम नहीं है, ये रैम्प है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग। एमएसएमई का परफॉर्मेंस को रेस करना है ना, तो आर मतलब रेजिंग, ए मतलब एक्सेलरेटिंग मतलब और एक्सेलरेटर देना उनको, एम का मतलब एमएसएमई और पी मतलब परफॉर्मेंस। रैम्प का फुल फॉर्म लिख लो। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। डन। चलो अब ये हो गया पॉलिसी खत्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू टॉपिक का हेडिंग दोगे 2 मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक खत्म, पॉलिसी वाला टॉपिक खत्म, तो क्रॉस कर दो नीचे, मतलब ऐसे, नहीं तो आपको लगेगा पॉलिसी के अंडर ही कंटिन्यू हो रहा है। अब नया टॉपिक चालू करो, लिखो हेडिंग 2 मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 2 मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन, FDI, PI,
फॉरेन, आप पूरा पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म भी लिखना, पूरा पूरा भी लिखना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है, अभी जस्ट किया है। पीआई मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट डाउन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लिखा? अब एफडीआई के अंदर लिखो, व्हेन अ फॉरेन, when a foreigner लिखो, when a foreigner wants to open establish industries in India, when a foreigner wants to establish industries in India, by bringing foreign capital, by bringing foreign capital, it is called as FDI. It is called as FDI. अब पोर्टफोलियो में लिखो, पोर्टफोलियो में लिखो, when foreigner wants to trade in Indian stock market, trade, do trading in Indian stock market या trade in Indian stock market, ब्रैकेट में शेयर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट किस में डील करता है? शेयर्स, ब्रैकेट में शेयर्स। इट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं बताओ? जब फिरंगी बोल रहा है नहीं मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मुझे खुद का इंडस्ट्री खोलना है, तो उसको क्या बोलते हैं? एफडीआई। उसको इंडस्ट्री वगैरह खोलने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको खाली शॉर्ट टर्म गेन करना है। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? रिलायंस का शेयर खरीद लिया, समझ में आ रहा है? टाटा का शेयर खरीद लिया, तो वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे वो भी खरीद रहा है। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अगर आप एफडीआई करोगे तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल परमानेंटली आ रहा है क्योंकि अगला इंडस्ट्री खोल रहा है। बट अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फॉरेन कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, क्योंकि कब मर्जी आएगा वो अपना क्या करेगा? शेयर बेचकर दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट कर देगा। तो जब भी इनफ्लो आता है फॉरेन कैपिटल का, किससे परमानेंट होता है? एफडीआई। बट पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट जो आता है फॉरेन का, वो क्या आता है? टेम्पररी। एफडीआई से आपको नहीं लगता हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है। पोर्टफोलियो से क्या जीडीपी बढ़ेगा क्या? वो तो शेयर में ट्रेडिंग कर रहा है। किससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा हमारे कंट्री में? एफडीआई। क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो लेबर रखेंगे, लेबर कौन होगा? इंडियन ही लोग रखेंगे। अब ऐसा थोड़ी फिरंगियों को यहाँ लेकर आएंगे, बोलेंगे तुम ही चलो हमारे संग लेबर के लिए। इंडिया में वो क्यों खोलते हैं धंधा? क्योंकि यहाँ लेबर चीप है, कैपिटल वो लोग लेकर आ ही जा रहा है। तो ये सब एफडीआई का फायदा हमारे लिए भी है। क्यों गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ कर दिया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी बढ़ेगा हमारे कंट्री का, परमानेंट इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का। समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया एफडीआई। लेकिन एफडीआई से उनका डायरेक्ट क्या आ रहा है? कंट्रोलिंग पावर आ रहा है। लेकिन यानी यहाँ पे लोग एक्टिव इन्वेस्टर, लेकिन पीआई में क्या है? लोग पैसिव इन्वेस्टर है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। अब पोर्टफोलियो में दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान से सुनना। एक हो गया एक इंडिविजुअल इंडियन कंपनी का शेयर खरीद रहा है, और एक हो गया कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का शेयर खरीद रहा है। समझ में आया? तो अब आपकी बुक्स में 2 पॉइंट फर्दर दिया हुआ, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हम लोग करेंगे। बट दोनों का मतलब भी क्या है? शेयर में ट्रेडिंग करना। बट एफडीआई और पीआई का डिफरेंस क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एफडीआई का डिफरेंस, और ये देखना आपको एकदम इजी लगेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोल लो या पोर्टफोलियो बोल लो, बात एक ही है। एफआईआई कब वर्ड यूज करते हैं? जब कोई फॉरेन कंपनी आकर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। और एफपीआई कब बोलते हैं? इंडिविजुअल आके करेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया? कंपनी। जब क्या करे? फॉरेन कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। और लेकिन एफडीआई का मतलब क्या बोला? जब एक कंपनी दूसरे कंट्री में क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखेगा? एफडीआई में ना। तभी तो मैंने बोला लिमिट है इतना सारा, 26, 49, 51 रूट्स है, दो तो अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट। लेकिन अगर शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो किसमें एंट्री इजी है?
एफआई में, पोर्टफोलियो में, एफआई इज नथिंग बट पोर्टफोलियो ओनली ना, बट डन बाय कंपनी। एफडीआई में एंट्री क्या है, डिफिकल्ट, समझ में आया? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल किस में आएगा, एफडीआई, उसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल। इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी वजह से होगा, एफडीआई, उसकी वजह से कोई ग्रोथ वगैरह थोड़ी होगा। जीडीपी किस में बढ़ेगा, एफडीआई, उसमें क्या जीडीपी बढ़ेगा, खाली कैपिटल बढ़ेगा। और ये जब यहाँ आ रही है, क्या कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करे ना एक कंपनी में, लेकिन शेयर तो आप कितने भी कंपनीज में कर सकते हो, कंपनी पे कंट्रोल आ जाएगा क्या एफडीआई करने से, हाँ, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, लेकिन इसमें क्या शेयर खरीद के आप क्या ओनर बन गए, ठीक है, लेकिन क्या पूरा कंट्रोल वगैरह भी कर लोगे क्या, कंपनी चलाने लग जाओगे क्या, समझ में आया? अब वैसे ही एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस है, सेम टू सेम होगा, बस एफपीआई में क्या बोलना है कि जब कौन कर रहा है, नहीं बंदा, इंडिविजुअल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। तो देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स में, तो इसको क्या बोलते हैं, एफपीआई। इन्वेस्टर क्या कुछ करेगा क्या, पैसिव पड़ा रहेगा, लेस है, शॉर्ट टर्म है, वही सेम चीज है, देखो ना, सेम टू सेम, कैपिटल इनफ्लो होगा, और इसमें तो क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है ना, सेम टू सेम है, खाली बस आपको वो दोनों का डिफरेंस याद रखना है। एफआईआई का मतलब कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, एफपीआई का मतलब बंदा कर रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और बेसिक डिफरेंस किसका करना है, एफडीआई और पोर्टफोलियो, जो मैंने आपको पढ़ाया, स्टार्टिंग में भी लिखवाया ना, दो मोड होता है। आपने क्या लिखा, एक बात बताओ तो, दो मोड लिखा ना वहां, पीआई, अब पीआई में आप एरो दे कैसे लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा, पीआई से दो एरो निकालो, वहां पे लिखो एफआईआई और एफपीआई। एफआई का फुल फॉर्म लिख लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफपीआई का, यस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब एफआई का मतलब लिख लो, व्हेन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हाँ, विल बी डन बाय अ फॉरेन कंपनी, और कहां कर रहा है, फॉरेन में ही क्या, अरे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कंपनी मत बोलो, इंडियन शेयर मार्केट बोलो, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब तो एफडीआई हो गया। क्या लिखा, व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन अ फॉरेन कंपनी, विल बी डन बाय अ फॉरेन कंपनी, विल बी डन बाय अ फॉरेन कंपनी, और यहां क्या लिखोगे, व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय, हाँ, बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर, ब्रैकेट में इंडिविजुअल, विल बी डन बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर, विल बी डन बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर, ब्रैकेट में इंडिविजुअल। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, क्लियर है? अब आप एक दो चीज और लिख लो, एफडीआई के पास ही जहां डेफिनेशन लिखा था ना, वहां लिख लो, इन लोग क्या रहने वाले, एक्टिव रहने वाले हैं ना, इसकी वजह से, एफडीआई की वजह से जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अपवर्ड एरो मतलब समझते हो ना, हाँ, और लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो होगा ना, तो एफडीआई में लिख लो ऐसा पॉइंट, एक्टिव इन्वेस्टर रहेंगे उन लोग, कंट्रोल करेंगे कंपनी को, जीडीपी बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो होगा। पीआई में इसका उल्टा लिख लोगे, पैसिव, जीडीपी में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इंप्लॉयमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो। पीआई में क्या लिख लोगे, दोनों ही, चाहे एफआईआई हो चाहे एफपीआई हो, पैसिव होगा, और क्या बोला, जीडीपी नो इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट नो इम्पैक्ट, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। क्योंकि इनको खाली क्या एंजॉय करना है, कैपिटल गेन। जैसे आज शेयर खरीद लिया रिलायंस का 1000 रुपए में, कल शेयर 1200 रुपया हो गया, शेयर बेच के निकल गया, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, अब दूसरा कंट्री में जाएगा, शॉर्ट टर्म इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल लिखा ना। अब बताओ क्लियर है कि नहीं पूरा, ठीक है?
So we have done FDI, FI, FPI. अब इसमें बच गया बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और एक टॉपिक बच गया स्टार्टिंग का एकदम, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो बहुत इजी है, वो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। तो अब 2 टॉपिक बच गए नेक्स्ट क्लास के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और 3 सेक्टर्स क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एक क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होने वाला है, नक्की, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा बट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। गुड बाय, enjoy your day.